नमस्कार दोस्तों। चलिए आज उस ऐसे महान शायर को खराज अकीदत पेश करते हैं जो आज ही के दिन 2008 में अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए थे। पता नहीं अल्लाह में उनका यकीन था या नहीं था, ये मैं नहीं कह सकता कि जिस तरह की उनकी शायरी और जिस तरह की उनकी वैचारिकता थी उसमें वो लगता था कि ज़्यादा वामपंथी रुझान के थे। और कुछ लोगों ने फैज़ और अली सरदार जाफ़री इन दोनों के बाद सबसे बड़ा पाए का बगावती तेवर वाला शायर मानते रहे हैं। मित्रों, पठान थे, जन्म हुआ था कोहाट में, नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो तबीयत, पर्सनैलिटी, हाव भाव, तेवर लगभग वही थे जो कि आमतौर पे पठानों के होते हैं, उनकी छवि बन जाती है। मुझे कई बार उनसे जब देखा उनको एक दो बार तो कहने लगे क्या देख रहे हो गौर से, तो मैंने उनसे यही कहा कि लगता है कि जैसे काबुली वाला को देख रहा हूँ कि काबुली वाला कैसा होगा। तो हंस पड़े बहुत देर तक। लेकिन मैं जो गंभीर बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में अगर कुछ शायरों ने अपने वहाँ की हुकूमत को चुनौतियाँ दी शायरी के माध्यम से, तो उनमें अहमद फराज का नाम फैज़ के बाद बड़े फ़ख्र के साथ और बड़े आदर के साथ लिया जाता है। और ये ज़िया-उल हक़ का वक्त था, जनरल ज़िया-उल हक़ के वक्त में बहुत सारी बातें ऐसी हुई कि बहुत सारे शायरों, राइटर्स, पेंटर्स, कलाकार, उन सब को वहाँ मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। इसे भी दर बदर का हुक्म दिया गया। तो श्रीमान जी 6 साल तक अलग अलग मुल्कों में रहे। बीच में भारत में भी चक्कर नेचुरली सबके लगते थे। यहाँ उनको एक अपनापन सा महसूस होता था कि यहाँ आकर अपने जैसे लोगों के बीच में। मित्रों, हमारे मुल्क की ये खूबसूरती रही है कि यहाँ खुल के बात करने की इजाज़त हमेशा रही है, चाहे कोई भी शासन हो, चाहे वो आपातकाल था, चाहे बाद में दक्षिणपंथी ताकतों का भी सत्ता आई, लेकिन कभी किसी ने संवाद पर पाबंदी आयद नहीं की। ये एक बहुत बड़ी किसी मुल्क के लिए गर्व करने वाली बात होती है कि हम अपनी बात कह सकते हैं और अपनी बात कहने को आज़ाद हैं। बहरहाल हम ज़्यादा अहमद फराज पर ही ज़ोर देंगे, उसको सेंटर में रखेंगे। और इनकी जो गज़लों की जो कलेक्शन है तन्हा तन्हा, वो तो खैर बहुत चर्चित रही ही। और उसके बाद तन्हा तन्हा के बाद इनका सिलसिले तोड़ गया, एक नज़्म थी इनकी बहुत लंबी, और उसी नज़्म के नाम पर ये एक पूरा का पूरा मजमुआ जो है वो भी सामने आया था। और अच्छी बात यह है कि इनको सब ने गाया। सब ने से मेरी मुराद है मेहदी हसन ने भी गाया, नूर जहाँ ने भी गाया, और दीगर जितने भी लीडिंग जो प्रमुख रूप से जो गायक हुए हैं गज़लों के, मलका पुखरास ने भी गाया, सब ने इसको खूब गाया। और अपने वक्त में ये बहुत ही खूबसूरत गज़ल गो के तौर पर ये छाए रहे अपने मुल्क में भी और बाहर भी। और विशेष रूप से भारत में इनको बड़े एहतराम के साथ सुना जाता था और इनकी बात, इनकी चर्चा होती थी। तो शुरुआती दौर में ये भी कहा जाता था कई बार कि इनका जो फ़लसफ़ा है वो मोहम्मद इकबाल से भी कहीं ना कहीं जाके, जहाँ फ़लसफ़े की बात आती थी वहाँ मोहम्मद इकबाल के करीब इनको माना जाता था। और जहाँ बगावती तेवरों की बात आती थी वहाँ फैज़ से इनकी तुलना कर दी जाती थी। ये कितना बड़ा सम्मान है कि एक आदमी को इकबाल और फैज़ की क्लास में रखा गया हो, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और ज़्यादातर ज़िंदगी जो है इनकी भूमिगत अंडरग्राउंड रही, बहुत लंबे अरसे तक, 6 साल तो लगातार ही रही। और उसके आगे पीछे भी अक्सर ये होता था कि जब बगावती को नज़्म पड़ जाती तो अक्सर ये होता था कि उस पर इनको या तो कैद की सज़ा मिलती या फिर मुल्क से फ़रारी जो है इनके लिए मजबूरी हो जाती कि जब तक यहाँ से फ़रार नहीं होंगे तब तक जेल की सींचों से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो जन्म इनका 12 जनवरी 1931 में हुआ था मित्रों, कोहाट में। और जो आखिरी लम्हा है वो इस्लामाबाद में, इन्होंने आखिरी सांसें जो है इस्लामाबाद में ली। कैंसर से पीड़ित थे। अक्सर ये देखा गया कि जितने भी हमारे शायर या अदीब हुए हैं, कोई ना कोई ख़तरनाक बीमारी से ही वो लोग गए हैं। और ख़तरनाक बीमारी का शायद एक ये भी मौजू रहा कि परहेज़गार नहीं रहे।
खैर जब सांसें पूरी हो जाती हैं तो परहेज़ ना भी करें या परहेज़ करें तो भी उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। बहरहाल इनका एक शेर है जिससे ये ख़ुद इनका ख़ुदकशीद शेर, ख़ुदकशीद कहना चाहिए, क्योंकि वो ख़ुदकशीद से मेरी वो मुराद जो है वो आप समझ गए होंगे। एक बड़ा अच्छा शेर है कि इन तल्ख़ आंसुओं को यूं न मुँह बना के पी, किन तल्ख़ आंसुओं को यूं न मुँह बना के पी, ये मय है ख़ुदकशीद इसे मुस्कुरा के पी। तो यही अंदाज़ था अहमद फ़राज़ का, और ये कई बार इनका एक शेर बड़ा लोकप्रिय हुआ था कि और फ़राज़ चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, कि और फ़राज़ चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माँओं ने तेरे नाम पर बच्चों के नाम रख दिए। अब ये बड़ी एक सादगी से बात कह गए, और ये हकीकत थी मित्रों कि अहमद फ़राज़ अपने वक्त में इतने लोकप्रिय हो गए थे कि माँओं ने अपने बच्चों के नाम भी फ़राज़ के नाम पे रखे। और इनकी एक गज़ल जो थी बहुत मकबूल हुई अपने वक्त में, सब ने गाई अलग अलग अंदाज से कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, और कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। तो ये बहुत ही ख़ूबसूरत ढंग से गज़लें लिखते थे, और इनकी एक गज़ल जो बहुत ही ज़्यादा मकबूल इसलिए भी हुई कि उसमें 32 शेर, मुझे जहाँ तक याद है कि एक ही गज़ल में 32 शेरों का इंतखाब लिख देना ये बहुत बड़ी बात थी। और उसका हर जो शेर है वो बेहद लोकप्रिय भी हुआ कि उसके एक दो शेर मैं आपको सुना देता हूँ ताकि आपको अपने आप ही वो चीज़ें याद आ जाएं कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। एक अंदाज़ था कहने का, और अंदाज़ को बहुत खूबसूरत था, उसकी वजह से ये बहुत ही लोकप्रिय भी रहे। सुना है रात उसे चाँद तकता रहता है, कि सुना है रात उसे चाँद तकता रहता है, सितारे बाम फलक से उतर के देखते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरती से इसने चीज़ों को पिरोया, और लफ्ज़ों का जो पिरोने की एक अदा होती है मित्रों वो बड़ी गज़ब की होती है कि सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, कि सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। अब ये कितना आदमी बयान कर लेगा किसी भी एक लम्हे को या किसी भी एक शख्स के बारे में, तो ये इनसे ये सीखना पड़ेगा। अगर हो सके तो उनकी शायरी से कुछ सीखिएगा। इसी बहर में और इसी में ही 32 शेर इसी गज़ल में हैं, और ये सिर्फ वाहिद एक गज़ल नहीं, और भी ऐसी हैं जिनमें कोई अंत नहीं है, कहाँ तक ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में वैचारों के प्रवाह में कहाँ तक बहते जाते हैं। ये बड़ा एक नाजुक मसला होता है, और उस पर अहमद फ़राज़ जो है पूरी तरह से उतर गए, वो पूरी तरह से पार उतर गए। और बाकी जहाँ जब ये विदेश से लौटे तो उस वक्त फिर इनको लगा मुल्क वालों को कि, और तब जो हाकिम थे उनको लगा कि हमने बहुत ज़्यादा बेइंसाफ़ी की है और शायद हो सकता है तारीख़ हमें माफ़ ना करे। तो पहले उनको वहाँ, जैसे हमारे यहाँ साहित्य अकेडमी है राष्ट्रीय, तो पहले वहाँ की एकेडमी ऑफ लेटर्स का चेयरपर्सन बनाया गया, और बाद में जैसे हमारे यहाँ नेशनल बुक ट्रस्ट है तो वहाँ के पाकिस्तान बुक ट्रस्ट का भी चेयरमैन बनाया गया। तो ये एक बहुत बड़ा सम्मान था। बाद में सारा कुछ मिला, सम्मान भी मिले, जितने भी हो सकते थे पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान वो सारे के सारे उन सब से नवाजे गए। लेकिन उन्होंने ख़ुद भी कई बार कबूल करते थे कि क्या करूँ मैं इन चीज़ों का, जबकि इन्हें पाने के लिए मुझे जितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है उतनी जद्दोजहद में आदमी टूट जाता है। ये बात अलग है कि मेरी नसों में कुछ वैचारिकता इस कदर बसी हुई थी कि मैं टूटने से बच गया। तो ये एक पाकिस्तान की एक शायरी का एक प्लस पॉइंट भी रहा है और माइनस पॉइंट भी रहा है। प्लस इसलिए कि इसी वजह से बहुत कुछ हमारे सामने, हमारे पूरे मुआशरे को वो लोग दे गए, और माइनस इसलिए कि कितनी जद्दोजहद से ज़िंदगी काटनी पड़ी उसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही।